हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। आज हम लेसन 2 से संबंधित जो हमारा टॉपिक रिमेनिंग चल रहा है, अंतिम 3 टॉपिक है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है समरूप आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल और दाब। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूँ इसके अंदर कि इसमें है क्या। कोई बैलून जो होता है, बैलून मतलब गुब्बारा, हम जब उसे हवा भर के फुलाते हैं, मान लीजिए उसकी ये कंडीशन है, हमने इसमें और हवा भरी और हवा भरने के बाद में ये और बड़ा हो जाएगा फूल कर यूँ, इस कंडीशन में मान लो ये आ गया। उसके बाद ये इससे और बड़ा हो जाता है, इस तरीके से आ गया, इस तरीके से बड़ा होता गया ये। तो जब ये बड़ा हो रहा है, फूल रहा है, तो क्या हो रहा है, इसकी सतह पर एक बल या एकांक क्षेत्रफल जो बल लग रहा है उसे हम दाब भी कह सकते हैं। तो बल या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। दाब या बल लग रहा है जो इसकी सतह के क्या है, लंबवत है। ये इसकी सरफेस है और ये बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की, बाहर की ओर लग रहा है ऐसे। तो इसकी सरफेस के क्या लग रहा है, लंबवत लग रहा है। तो जिस प्रकार किसी गुब्बारे को फुलाने से उस गुब्बारे की सतह के लंबवत बाहर की ओर बल लगता है, ठीक वैसी सी कंडीशन ही किसी आवेशित चालक के लिए भी होती है। मान लीजिए आपके पास कोई आवेशित सिंपल पहले कोई चालक है, आपने उसे आवेशित नहीं किया, ये सिंपल चालक है। अब आप इसे आवेशित कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो मान लीजिए ये आपने इसे आवेश देना प्रारंभ कर दिया। अब क्योंकि आप इसे आवेशित कर रहे हैं और चालक पर आवेश की प्रकृति एक समान है, तो इनमें आपस में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। जैसे जैसे इस पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, प्रतिकर्षण बल भी इनके मध्य बढ़ता जाएगा। कैसे होगा? मान लीजिए आपने कोई एक अल्पांश लिया है, यहाँ पर ये एक अल्पांश ले लिया आपने चालक की सतह पर ds, और इस ds अल्पांश पर जो आवेश उपस्थित है वो dq मान लिया। ऐसे ही मैंने एक अल्पांश और ले लिया, ये ds2 ले लिया, ये ds1 था, इस पर आवेश dq1 था, ये ds2 है, इस पर आवेश dq2 है। ऐसे आपने बहुत सारे अल्पांश ले लिए हैं इस चालक की सतह पर, जिन पर अलग अलग आवेश है। क्योंकि सभी पर आवेश की प्रकृति एक समान है, तो इस ds1 अल्पांश पर जो आवेश है dq1, ये इस अल्पांश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, इधर रिपेल करेगा। इस पर जो आवेश dq1 है वो इस दूसरे अल्पांश को भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर धक्का देगा। तो इस प्रकार क्या होगा, ये सारे के सारे अल्पांश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इस तरह से ये अल्पांश इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दूर जाएंगे। ये ऊपर वाले अल्पांश को प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दूर जाएगा, ये दूर जाएंगे। जब एक दूसरे को दूर करेंगे, ये इसको दूर कर रहा है, ये इसको दूर करेगा, इस तरीके से दूर करेंगे, तो क्या होगा, इस चालक की सतह की जो आउटर सरफेस है उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, फिर ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, फिर ये इसको, तो इस तरीके से ये प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसकी सतह पर प्रतिकर्षण बल के कारण इसकी सतह है वो फैल जाएगी, और फैल कर ये कुछ इस प्रकार से रूप ले लेगी। तात्पर्य क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ इसका, कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, मान लीजिए ये चालक था, इसको आपने एक आवेश दिया, फिर आपने इसे और आवेशित किया, फिर और आवेश दिया। जैसे जैसे आप इस पर आवेश दे रहे हैं वैसे वैसे इनके मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और ये प्रतिकर्षण बल इस चालक की सतह को खींचेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो सतह दूर जाएगी, यहाँ से ये सतह दूर जाएगी। जब दूर जाएगी तो फैलेगी, सतह फैलेगी, तो ये फैलकर इस तरीके से रूप ले लेगी जैसे गुब्बारा। अब दोनों कंडीशन की तुलना करें, इसमें हमने हवा भर के फुलाया था, तब ये बाहर की ओर फैल रहा था और इसकी सतह के लंबवत दाब या बल लग रहा था। हमने यहाँ पर चालक को आवेशित किया है और हम देखते हैं कि जैसे चालक को आवेशित करते हैं उसकी सतह बड़ी होती जाती है। अब बड़ी हो रही है, बड़ी क्यों हो रही है, बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि चालक की सतह पर जो एक दूसरे आवेश हैं समान प्रकृति के, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। तो ये सतह फैलेगी, ये सतह फैलेगी, ये सतह फैलेगी प्रतिकर्षण बल के कारण, और परिणामी रूप से जो प्रतिकर्षण बल होगा उसके कारण सतह बढ़ जाएगी। तो जब ये सतह बढ़ेगी तो हम इसकी तुलना इस गुब्बारे से कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उस चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है, क्योंकि बाहर की ओर बल लगेगा तभी तो ये सतह फैलेगी बाहर की ओर। देखने से तो हमें ये लग रहा है कि
रियल कारण तो ये है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये रिपेल होगा, फिर ये प्रतिकर्षित करेंगे तो ये रिपेल होगा, फिर ये रिपेल होगा। मतलब सारे के सारे अल्पांशों पर लगने वाले बल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और यूँ प्रतिकर्षित करते करते सतह क्या होगी, फैलेगी, और फैल कर ये इस प्रकार का रूप ले लेगी। जब इस प्रकार का रूप ले लेगी तो हम इससे गुब्बारे से तुलना करें तो ठीक गुब्बारे वाली कंडीशन आती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उस चालक की सतह पर एक बल लगता है जो सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। और जब सतह के लंबवत बाहर की ओर बल लगेगा तो वो सतह क्या होगी, फैलेगी, आकार में बड़ी होगी। तो मूल रूप से थ्योरी ये है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उस चालक की सतह पर सभी अल्पांशों पर उपस्थित आवेशों के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे कि चालक की सतह एक परिणामी प्रतिकर्षण बल अनुभव करती है। और वो परिणामी प्रतिकर्षण बल सभी अल्पांशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिशों के क्या होता है, बराबर। और जब चालक पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो उसकी सतह पर प्रतिकर्षण बल के कारण खिंचाव अनुभव होता है और वो सतह फैल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं परिणामी रूप में या निष्कर्ष रूप में कि किसी चालक को आवेशित करने पर उस चालक की सतह पर एक बल कार्य करता है जो चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो इस थ्योरी से आपको ये समझ आ चुका होगा कि किसी चालक को आवेशित करने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है, जैसे कि किसी गुब्बारे को फुलाने पर उस पर लगने वाला बल उस गुब्बारे की सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। अब हम करते हैं टॉपिक शुरू आज का। तो टॉपिक देखिए क्या है हमारा, टॉपिक हमारा है समरूप आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल व दाब। समरूप आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल व दाब। तो देखिए समरूप आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल व दाब। और 2018 बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, समरूप आवेशित चालक की सतह पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2018 में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिए ये कोई आवेशित चालक है, और इस आवेशित चालक की सतह पर हमने कोई एक अल्पांश लिया है ds, और इस ds अल्पांश पर जो बल है वो बल कितना है, इस ds अल्पांश पर जो उपस्थित आवेश है उसकी मात्रा कितनी है, dq है। तो ये एक आवेशित चालक है और इस आवेशित चालक पर हमने क्या लिया, एक अल्पांश लिया है ds, उस पर आवेश कितना है, dq। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे अल्पांश ले लेंगे जिन पे अलग अलग आवेश होगा या सेम चार्ज होगा, जैसा आप मानना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है लिए गए अल्पांश के आकार पर। तो वो सारे के सारे अल्पांश पर जो चार्ज होगा वो समान प्रकृति का होगा। तो ये सारे अल्पांश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षण के कारण ये जो सतह है ये खिंचाव अनुभव करेगी और ये फैलेगी। और जब ये फैल जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि उस चालक को आवेशित करने पर उसके अंदर एक बल लग रहा है जो चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे थ्योरी के अंदर, ये आपका चित्र फर्स्ट है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, चित्र फर्स्ट के अनुसार, चित्र फर्स्ट के अनुसार इसके बाद आप थ्योरी लिखेंगे। तो मैं थ्योरी यहाँ बोल रहा हूँ, आप थ्योरी देख रहे हैं इसके अंदर क्या लिखी जाएगी थ्योरी, तो देखिए हम थ्योरी क्या लिखेंगे। चित्र फर्स्ट के अनुसार एक आवेशित चालक है जो समरूप आवेशित है। आवेशित चालक की सतह पर एक अल्पांश ds, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं दोबारा थ्योरी रिपीट कर रहा हूँ। चित्रानुसार एक समरूप आवेशित चालक है जिसकी सतह पर एक अल्पांश ds लिया गया है और इस ds अल्पांश पर उपस्थित आवेश dq है। यदि इसी प्रकार आवेशित चालक की सतह पर
अन्य अल्पांश लिए जाएं तो प्रत्येक अल्पांश दूसरे अल्पांश पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। इस प्रकार आवेशित चालक की सतह पर सभी अल्पांश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। नई लाइन से, अतः आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला परिणामी बल, सभी अल्पांशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। थ्योरी में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। चित्र फर्स्ट के अनुसार एक समरूप आवेशित चालक है जिसकी सतह पर एक ds अल्पांश लिया गया है जिस पर dq आवेश उपस्थित है। यदि इसी प्रकार संपूर्ण चालक को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लिया जाए तो प्रत्येक अल्पांश दूसरे अल्पांशों पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। नई लाइन से, अतः चालक की सतह पर लगने वाला परिणामी बल, सभी अल्पांशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इतना आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके बाद ये आपका आवेशित चालक है, यहाँ ये क्या है, ds अल्पांश है, इस पर आवेश की मात्रा कितनी है, dq, और ये आपका चित्र सेकंड है। तो आप इस थ्योरी के बाद चित्र सेकंड बनाएंगे और चित्र सेकंड बनाने के बाद आप लिखेंगे माना चालक के अंदर यानी भीतर इनसाइड व बाहर दो बिंदु P1 व P2 है। आपने यहाँ पे एक बिंदु ले लेना है, ये मैंने P2 मान लिया बाहर, और भीतर क्या मैंने बिंदु मानना है, P1। तो आप लिखेंगे थ्योरी के बाद चित्र सेकंड बनाएंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, माना चालक के भीतर व बाहर दो बिंदु P1 व P2 है, अतः इन बिंदुओं पर तीव्रताओं से मीनिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P1 पर तीव्रता मैंने EP1 मान ली और बिंदु P2 पर तीव्रता मैंने क्या मान ली, EP2। ई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, P1 का मतलब P1 पॉइंट पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 पॉइंट पे। P1 बिंदु चालक के भीतर है और किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश कहाँ आता है, चालक की सतह पर। तो अंदर तीव्रता कितनी होती है, 0। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, इससे पिछले जितने भी टॉपिक हमने किए हैं लेसन 2 के वहाँ। और P2 चालक के बाहर बिंदु है लेकिन बिल्कुल नज़दीक ही है, और किसी भी चालक के बाहर जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 होती है। ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। किसी चालक के बाहर जो तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र की, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 होती है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो P1 और P2 पॉइंट है, P2 पॉइंट चालक के अति निकट है, चालक के बाहर है, और चालक के बाहर तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 होती है। तो ये आपके पास थ्योरी है। अब आप क्या लिखेंगे इसके बाद, थ्योरी के बाद समीकरण 1 और 2 हो गई है। इसके बाद आप लिखेंगे यदि संपूर्ण आवेशित चालक को दो भागों में विभाजित कर लिया जाए। संपूर्ण आवेशी चालक को दो भागों में विभाजित कर लिया जाए। नंबर 1 भाग, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये भाग है AB, और ये AB के अलावा जो शेष है वो है ACB, इसको मैंने नाम दे दिया ACB। तो देखिए भाग AB का मतलब क्या है, अल्पांश DS, और सेकंड
भाग ए सी बी। ए सी बी का मतलब ए सी बी ये वाला, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्पांश ds के अतिरिक्त, अल्पांश ds के अतिरिक्त शेष भाग। तो हमने इस पूरे आवेशी चालक को दो भागों में तोड़ दिया। एक भाग तो भाग ए बी है जो अल्पांश ds है छोटा, और बाकी जो ds अल्पांश के अतिरिक्त शेष भाग है ए सी बी, भाग ए सी बी अल्पांश ds के अतिरिक्त भाग, उसे हमने सेकंड पार्ट मान लिया। तो ये आपकी इतनी थ्योरी है। इसके बाद क्या होगा देखिए, समीकरण 1 और 2 आपके पास है, आप ध्यान रखना। तो अब हम क्या लिखेंगे, यदि, या हम लिख देते हैं माना भाग ए बी व भाग ए सी बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना भाग ए बी व भाग ए सी बी के कारण बिंदु या के कारण उत्पन्न तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हो, तो मतलब ए बी भाग के कारण उत्पन्न तीव्रता तो E1 है, और जो ए सी बी भाग है उसके कारण तीव्रता कितनी है, E2 है। तो आप देखिए, इस P1 बिंदु पे यदि मैं परीक्षण धनावेश रखूं Q0 और P2 बिंदु पर भी मैं रखूं परीक्षण धनावेश Q0, मुझे यहाँ परिणामी तीव्रता फाइंड करनी है। सबसे पहले बात, ये भाग AB है, AB पर आवेश कितना है, DQ धनावेश है। तो इस प्लस Q आवेश के कारण या प्लस DQ आवेश के कारण जो AB अल्पांश पर है उसके कारण ये कहाँ गति करेगा, ये प्लस Q0 इसके पास तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो धनावेश है। तो ये धनावेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो ये इससे दूर गति करेगा। और ds अल्पांश के कारण उत्पन्न तीव्रता है कितनी, E1 है। इसका मतलब E1 की डायरेक्शन ये होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिए। ये अल्पांश AB है, AB के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 है, और जो ACB पार्ट बचा हुआ है इसके कारण उत्पन्न तीव्रता कितनी है, E2 है। अब इस ds अल्पांश पर जो DQ आवेश है वो पॉजिटिव है और ये प्लस Q0 है। तो सिंपल सी बात है, ये प्लस Q0 इसके पास तो जा नहीं सकता क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस पर, दूर जाएगा इससे। तो प्लस Q DQ आवेश के कारण ये इस प्लस Q0 आवेश को दूर धकेलेगा। तो DQ अल्पांश यानी AB अल्पांश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब हम देखें ACB अल्पांश है ये इतना, इस ACB अल्पांश पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्लस Q0 है। तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इसके नज़दीक तो नहीं आ सकता, इससे दूर जाएगा। इसका मतलब ACB अल्पांश पर जो चार्ज है पॉजिटिव वो प्लस Q0 आवेश को दूर धक्का देगा। तो ACB अल्पांश के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 की डायरेक्शन ये होगी। इसका मतलब बिंदु P1 और P2 पर जो डायरेक्शन है हमारे पास वो हमें प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए P2 पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, तो हम P2 पॉइंट पर डायरेक्शन चेक करते हैं क्या हो सकती है। देखिए इस AB अल्पांश पर जो DQ चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ प्लस Q0 आवेश है। तो ये पॉजिटिव आवेश इस प्लस Q0 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो अपने से दूर धक्का देगा। इसका मतलब बिंदु P2 पर जो AB अल्पांश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 है ये, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। सही है। अब ये भाग बचा ACB, ये रहा, और ACB भाग पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो तीव्रता है वो कितनी है, E2। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस Q0 को कहाँ गति करेगा, ये ACB पार्ट है। तो ये जो चार्ज है प्लस, ये चार्ज प्लस है, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, नहीं, अपने से दूर धक्का देगा। क्यों, क्योंकि सेम प्रकृति है। तो इस ACB पार्ट पर जो चार्ज है वो प्लस Q0 को दूर धक्का देगा, और ACB अल्पांश के कारण उत्पन्न तीव्रता कितनी है, E2। इसका मतलब P2 पॉइंट पर ACB अल्पांश पर जो चार्ज है उसके कारण प्लस Q0 आवेश दूर जाएगा, प्रतिकर्षित होकर,
तो E2 की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर। तो कुल मिला के हमें ये पता लग रहा है कि P1 पॉइंट पर जो डायरेक्शन है E1 E2 के एक दूसरे के अपोजिट है और P2 पॉइंट पर एक दूसरे की डायरेक्शन में है। कैसे है दोबारा से देख लीजिए। ये DQ अल्पांश DS अल्पांश पे जो चार्ज है DQ ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 है और ACB के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 है। अब आप ये देखिए ये प्लस Q चार्ज इसको कहाँ धक्का देगा, अपने से दूर, पास तो जा नहीं सकता, इसके दूर जाएगा, तो ये दूर जाएगा, डायरेक्शन ये होगी और इसके कारण तीव्रता कितनी है E1। अब इस ACB चार्ज पे जो धनावेश है यहाँ पर, ये ACB पार्ट है, इसके कारण ये कहाँ गति करेगा, ये इसके पास नहीं आ सकता, क्यों, दोनों में सेम चार्ज है तो इसको दूर धक्का देगा तो इधर जाएगा और इस ACB के कारण तीव्रता कितनी है E2। तो ये दो डायरेक्शन। P2 पे देखिए प्लस Q0 चार्ज है, AB अल्पांश पे प्लस है तो प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो इधर जाएगा, इसके कारण उत्पन्न तीव्रता कितनी है E1। ACB पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो ये दूर जाएगा और इसके कारण तीव्रता कितनी है E2। तो उम्मीद करता हूँ ये डायरेक्शन आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब देखिए, अतः बिंदु P2 पर परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, बिंदु P2 पर परिणामी तीव्रता EP2 है, हमने फाइंड की हुई है, और EP2 ये P1 पर, अतः बिंदु P1 पर परिणामी तीव्रता EP1। अब इस बिंदु पर तीव्रता P1 है तो P1 डायरेक्शन कैसी है, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 लिख लो चाहे E2 माइनस E1 लिख लो, एक ही मतलब है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो परिणामी तीव्रता दोनों के माइनस से आएगी, सब्ट्रैक्शन से आएगी, क्योंकि जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के अपोजिट होती है तो हमेशा परिणामी माइनस से आता है। तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 लिख लीजिए, एक ही बात है। माइनस इसलिए आएगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। EP1 की वैल्यू कितनी है, 0/1। समीकरण 1 में EP1 की वैल्यू 0 है, क्योंकि अंदर परिणामी तीव्रता 0 होती है, सारा आवेश चालक की सतह पर होता है। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, E1 बराबर हो गया E2, और ये होगी समीकरण नंबर 3। सिमिलरली P2 पर परिणामी तीव्रता, जो P2 पॉइंट है आपका, उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या आएगी, देखिए क्या आएगी। तो P2 पॉइंट पर परिणामी तीव्रता बनेगी EP2, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कहाँ पर, P2 पर, E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 करें या E2 प्लस E1 करें, बात एक ही है। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि E1 और E2 की डायरेक्शन क्या सेम है, और सदिश राशियाँ सेम डायरेक्शन में जुड़ जाती हैं। अब आपको समीकरण 3 से एक बात तो कन्फर्म पता लग रही है कि E1 और E2 बराबर हैं, तो मैं E2 की जगह E1 पुट कर देता हूँ। चाहे आप E1 की जगह E2 पुट कर लीजिए, दोनों इक्वल हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो वैल्यू आ गई 2E1, तो EP2 इज इक्वल टू 2E1, EP2 इज इक्वल टू 2, और E1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी EP2 की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर ले देता हूँ, आपको यहाँ स्पेस नहीं है इतना। यहाँ से EP2 ये 2E1 है, और समीकरण 2 हमारे पास है। समीकरण 2 में EP2 की यानी P2 पॉइंट पे वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, सिग्मा अपॉन में एप्साइलन 0/2। यहाँ से वैल्यू ऑफ E1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्साइलन 0। समीकरण नंबर 4 समझ आ चुका होगा आपको। हमें E1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो EP2 की वैल्यू मेरे पास है सिग्मा अपॉन में एप्साइलन 0। समीकरण नंबर 2 में चालक के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्साइलन 0 होती है, तो यहाँ से E1 की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में 2 एप्साइलन 0। ये आपके पास समीकरण नंबर 4 तक आपका टॉपिक हो चुका है। अब आगे मात्र इसका डेरिवेशन रह गया है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः अल्पांश DS पर लगने वाला
विद्युतीय बल। अब मैं आपको बता देता हूँ हमने इतना मेथड क्यों किया। स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसके चालक को आवेशित करने पर चालक की सतह पर जो आवेश है वो दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वो खिंचाव अनुभव करता है। परिणामी रूप में हम कह सकते हैं चालक की सतह पर लंबवत बाहर की ओर बल लगता है। हमें बल निकालना था, विद्युतीय बल निकालना है। विद्युतीय बल होता है F बराबर QE। तो हमने L5 लिए L5 लिए ds, तो उस पर आवेश dq है, लेकिन उस बिंदु पर लगने वाली जो तीव्रता थी वो नहीं थी हमारे पास। तो F बराबर QE से हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते अब बल की। तो आवेश तो हमारे पास है dq, लेकिन इस L5AB का उत्पन्न तीव्रता कितनी थी? E1। मैंने यहाँ लिखा था L5AB का उत्पन्न तीव्रता E1 है, जबकि ACB का उत्पन्न तीव्रता कितनी है? E2। तो F बराबर QE से जब हम इसको हल करेंगे तो F बराबर Q की जगह dq आ जाएगा, लेकिन dq L5 का जो चार्ज लिया है हमने, इस पर तीव्रता कितनी थी? E1 चाहिए था हमें, वो हमने E1 फाइंड किया है, इसलिए हमने इतना ये प्रोसेस किया है। तो देखिए, अतः L5 ds पर लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर क्या होता है? QE। तो F बराबर QE से L5 ds पे आवेश कितना है? dq। तो यहाँ Q की जगह आएगा dq, और इस AB L5 या ds L5 के कारण उत्पन्न तीव्रता कितनी थी? E1। तो E की जगह आएगा E1। क्योंकि अल्प आवेश है इसलिए बल भी क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा, dF। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। F बराबर QE से Q की जगह dq, ds L5 पे चार्ज है, और ds L5 यानी AB L5 के कारण उत्पन्न तीव्रता कितनी थी? E1। थ्योरी में लिखा है हमने, तो E की जगह आएगा E1। आवेश अल्प है तो बल भी क्या हो जाएगा? अल्प। तो dF बराबर dq की वैल्यू हम पुट करेंगे। E1 की वैल्यू पुट करते हैं पहले। E1 की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में 2ε0 इंटू में क्या है? dq। तो dF बराबर सिग्मा अपॉन में 2ε0। आपको पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में S, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व, ये सब कांस्टेंट राशियाँ हैं, क्योंकि एकांक लंबाई पर, एकांक क्षेत्रफल पर और एकांक आयतन पर लगने वाले, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक लंबाई पर और एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है ये। यदि यहाँ मैं आवेश dq ले रहा हूँ तो L5 भी कितना है? ds है। देख लीजिए, q की जगह कितना है? dq, s की जगह कितना है? ds। यहाँ से आप dq की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो dq की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा ds। कितनी वैल्यू आएगी? सिग्मा ds। तो यहाँ पुट कर देता हूँ सिग्मा ds। अब हम इसे हल करें तो dF बराबर क्या आएगा? सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2ε0 इंटू में क्या आएगा? ds। ये समीकरण आपके पास है। सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2ε0 इंटू में क्या आ जाएगा? ds। अब इसे आगे हम सोल्व करें। तो देखिए, अब dF बराबर, एक वैल्यू तो आपके सामने ये आ चुकी है, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2ε0 इंटू ds। समीकरण नंबर इसको मैं दे देता हूँ स्मॉल a। इसी को हम या करके लिख सकते हैं, 2ε0 इंटू ds है। E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन में ε0, कांस्टेंट वैल्यू है चालक के बाहर ये। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? ε0 इंटू ई। ई बराबर सिग्मा अपॉन ε0 होता है। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये वैल्यू। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो यहाँ सिग्मा स्क्वेयर है, मेरे पास वैल्यू सिग्मा की है, तो जो भी वैल्यू हम लिखेंगे सिग्मा का, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वेयर। तो इसे हम हल करें तो क्या बनेगा? ε0 स्क्वेयर ई स्क्वेयर अपॉन में 2ε0 इंटू ds। एक ε0 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो dF की वैल्यू क्या आएगी? हाफ, एक ε0 यहाँ बचेगा, हाफ एक ε0 इंटू ई स्क्वेयर इंटू ds। ये समीकरण नंबर बी। आपको यहाँ तक करना है तो आप यहाँ तक कर लीजिए, अगर आप अगले स्टेप नहीं करने हैं तो। अलग अलग फॉर्म है, ये वैल्यू सिग्मा के पदों में है और ये वैल्यू तीव्रता के पदों में है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, दोनों ही टर्म सही है। ये वैल्यू सिग्मा के पदों में है और ये वैल्यू तीव्रता के पदों में है। आप इसे चाहे तो हल कर सकते हैं। तो ये आपके सामने समीकरण ए और समीकरण बी प्राप्त हो चुकी है। अब हमें इसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है।
अभी ये जो हमने निकाला है समीकरण ए और बी में, ये अल्प बल है, छोटा बल है अल्पांश पर। हमें निकालना है चालक की सतह पर कुल बल। तो कुल बल कैसे निकालेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ टोटल को। तो देखिए कुल बल कैसे निकालेंगे। अब आप लिखेंगे अतः चालक की सतह पर लगने वाला कुल बल। कुल बल कैसे निकालते हैं, F, कुल बल F हो गया, इंटीग्रेशन कर दें किसका, DF का, इंटीग्रेशन कर दें किसका, DF का। अब आपके सामने दो वैल्यू है DF की, एक ये रही और एक ये रही, और दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है क्योंकि इसी को हम सॉल्व करके ये प्राप्त किए। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले ये पुट कर देते हैं, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 इंटू DS बाय A, या F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर DS बाय B। तो दोनों ही वैल्यू F की है क्योंकि ये वैल्यू इसी वैल्यू से ये प्राप्त हुआ है। तो जब हम कुल निकालेंगे तो DF की वैल्यू A से पुट करेंगे तो ये समीकरण आएगी, B से पुट करेंगे तो ये समीकरण आएगी। तो ये आपके पास कुल वैल्यू आ गई। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद क्या प्राप्त होता है आपको, तो देखिए अब इन दोनों वैल्यू को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, तो अलग अलग स्टेप में ना लिखकर एक स्टेप में लिख देते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 DS या हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर DS। अब ध्यान रखना कि ये दोनों वैल्यू इक्वल चल रही है, दोनों वैल्यू इक्वल है, या करके लिखा हुआ है, इससे ही ये मिली थी। तो आप ये ना सोच लें कि इसका समाकलन ये आ गया, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ से हम इसको हल करें F को, तो सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 तो है कांस्टेंट, अंदर बचेगा 1 DS, और इसमें से हल करें तो हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 1 DS। DS का समाकलन S, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये, इधर भी हम समाकलन करें तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर S। तो कुल मिला के आपके पास कुल बल की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वेयर S अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 या हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर S। ये आपके पास उस चालक की सतह पर लगने वाला कुल बल आ गया, समीकरण नंबर C। कुल बल आ चुका है। इसी से आगे बढ़ के अगर थोड़ा टॉपिक और पूछ ले आपसे पेपर के अंदर, तो दाब, अतः चालक की सतह पर लगने वाला दाब, दाब P बराबर क्या होता है, F अपॉन में A होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। F की जगह F है, A की जगह मैं S लिख रहा हूँ क्योंकि हमने एरिया को S सरफेस से डिनोट किया है इस पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर A की जगह क्या डिनोट कर दिया, S। तो ये आपका चालक की सतह पर लगने वाला दाब आ जाएगा। दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल। तो वैल्यू क्या आएगी P की, आप जब F की वैल्यू ये पुट करेंगे, सिग्मा स्क्वेयर S अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, F की वैल्यू सिग्मा स्क्वेयर S अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, अपॉन में क्या पड़ा है S, या फिर F की वैल्यू ये पुट करो तो क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर इंटू S, और अपॉन में S ऑलरेडी है हमारे पास ये रहा, तो S से S क्या हो जाएगा, कैंसल। तो वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 या हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर। ये आ गया आवेशी चालक की सतह पर लगने वाला दाब। और ये जो टर्म है, या एक ही बात है, चाहे ये टर्म ले लें चाहे ये टर्म ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे पूरे फिजिक्स के सिलेबस में बार बार मिलेगी, बार बार रिपीट होगी। तो किसी चालक की सतह पर लगने वाला लंबवत बल
की वैल्यू ये रही, और चालक की सतह, एकांक क्षेत्रफल, चालक की सतह पर या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल यानी दाब, उसकी वैल्यू ये रही। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने कंप्लीट किया है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। डायग्राम से भी मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से चालक की सतह पर बल लगता है। आपकी इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वारी, कोई क्वेश्चन हो कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कक्षा 12th में पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद आप सभी का।